सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात। टीवी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनालिसा। सफल किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको देश के कोने कोने से उभरती प्रतिभाओं से रूबरू कराते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सफल किसान की जिन्होंने खेती और पशुपालन के बीच ऐसा सामंजस्य बना रखा है कि खेती की लागत कम हो रही है और मुनाफा बढ़ रहा है। हमारे आज के सफल किसान सरसों का बीज उत्पादन भी करते हैं और इन्होंने अपने जैसे कई किसानों को अपने साथ जोड़ रखा है। तो आइए आज का ये कारवां शुरू करते हैं और रुक करते हैं राजस्थान के भरतपुर का। राजस्थान की जलवायु कृषि को सीमित कर देती हैं और खेती के साथ साथ अब हमको पशुपालन भी करना ज़रूरी है। जो पशुपालन से हमें दो मुनाफे हैं। पशुपालन से क्या है कि हमें पशुपालन से एक तो दूध मिलता है, दूध से हमारी इनकम है, और दूध के बाद में इसका जो गोबर है, गोबर से हमने मतलब खाद भी बनाया है। खाद दो तरीका के से बनाया है। एक तो हमने बायोगैस के द्वारा, बायोगैस में डाल करके जो इसकी सैलरी निकलती है उसको हम खेत में डालते हैं, तो उसमें कोई ऐसा खरपतवार नहीं होता है। एक इसका केंचुआ खाद, जो गोबर का केंचुआ खाद भी बनाते हैं, बर्मी कंपोस्ट के हिसाब से इसको इकट्ठा करते हैं। और जितना हमारी जो कूड़ा, जो तूड़ी, जो सरसों का वेस्टेज, सरसों का या अपना बाजरा ज्वार का जो वेस्ट मटेरियल निकलता है उसको भी इस गोबर के साथ सड़ा देते हैं, उसका खाद बनता है। तो पशुओं को तो हमें ज़रूरी रखना पड़ता है खेती में। इससे हमें क्या है कि अपनी जो यूरिया, DAP, जितने भी ये वैसे खाद हैं उनकी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है इस खाद के ऊपर। राम भरोसे जी के खेतों में तैयार किया गया बीज सरसों बीज अनुसंधान निदेशालय भरतपुर जाता है, जहां से किसान आसानी से बीज ले सकते हैं। इसके अलावा निजी कंपनियां और किसान भी उनसे सीधे बीज लेते हैं। हालांकि शुरुआत में उन्हें इस नए काम में कुछ परेशानियां भी आई, लेकिन विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में हर समस्या का समाधान मिलता गया और सफर आगे बढ़ता गया।
राम भरोसे जी जैसे किसान केवल अपने लिए ही काम नहीं करते, बल्कि अपने जैसे कई किसानों को साथ चलने के लिए प्रेरित भी करते हैं। और इस बात की तस्दीक होती है उनके एफपीओ से। आइए जानते हैं उनके एफपीओ यानी कि किसान उत्पादक संगठन के बारे में। एफपीओ यानी किसान उत्पादक संगठन है। वर्तमान में छोटे और सीमांत किसानों की संख्या करीब 86% है। ऐसे में जब ये किसान अकेले खेती करके अपनी उपज को बाजार में ले जाते हैं तो उन्हें इसका ना तो वाजिब दाम मिल पाता है। ऐसी परिस्थिति से बचने के लिए किसान समूह बनाए जाते हैं, जिन्हें एफपीओ यानी किसान उत्पादक संगठन। ये संगठन ऐसे ही किसानों का समूह होते हैं जो मिलकर सारी किसानी से संबंधित समस्याओं का समाधान निकालते हैं। एफपीओ के माध्यम से किसान आसानी से अपनी फसल बेच सकते हैं। कृषि उपकरण के साथ साथ खाद, बीज और उर्वरक उचित दाम में मिलते हैं। प्रसंस्करण, भंडारण, परिवहन जैसी मदों में होने वाले खर्चों से किसानों को बचत होती है। एफपीओ से ग्रीन हाउस, कृषि मशीनीकरण, शीत भंडारण, कृषि प्रसंस्करण जैसी कटाई पूर्व और कटाई बाद के संसाधनों के उपयोग में सुविधा मिलती है। इसका दायरा बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने हाल ही में 10,000 एफपीओ बनाने की योजना शुरू की है। ऐसे ही एक एफपीओ का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं किसान राम भरोसे, जिनके संगठन में शुरुआत में करीब 10 से 15 किसान थे, जिनकी संख्या अब सैकड़े में पहुंच गई है। कार्यक्रम सफल किसान में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि राम भरोसे जी खेती के अलावा और किन जरियों से मुनाफा कमाते हैं। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम सफल किसान। आइए एक बार फिर से चलते हैं अपने सफल किसान राम भरोसे जी के यहाँ और देखते हैं कि ये किस तरह से प्राकृतिक खेती के तौर तरीकों को अपना रहे हैं और पशुपालन के जरिए वर्मी कंपोस्ट का भी निर्माण कर रहे हैं। राम भरोसे जी एक प्राकृतिक खेती करने वाले किसान है, जिनके खेतों में प्राकृतिक खाद और जैविक कीटनाशकों का ही प्रयोग होता है। लिहाजा उन्होंने पशुपालन भी कर रखा है। उस वक्त उनकी पशुशाला में 10 से 12 भैंसे, जिनकी वो अच्छे से देखभाल करते हैं, जिसके लिए उन्होंने 1 माह की ट्रेनिंग ली थी। पशुपालन से मिले दूध को वो डेयरी में बेच देते हैं और गोबर से खाद बनाते हैं। इतना ही नहीं, वो गोबर से वर्मी कंपोस्ट भी तैयार करते हैं। इस समय उनके पास कई वर्मी बेड है, जिनके तैयार खाद को आसपास के किसानों को बेच दिया जाता है। और हमने पशुपालन की ट्रेनिंग भी कर रखी है। पशुपालन की ट्रेनिंग हमारे यहाँ नज़दीक मथुरा में इसका वेटनरी का सबसे बड़ा वो कॉलेज है दोवासू में। वहाँ हमने जा कर के 1-1 महीने ट्रेनिंग भी ली है पशुपालन के बारे में। तो इनके चारा, पानी और समय पे इनके टीका लगवाना और जो इनके जो व्यवस्था है इनकी मेंटेन की, बांधने की, रखने की, रख रखाव की सारी व्यवस्थाएं हम जानते हैं। इनका जो गोबर है, गोबर से हमने वर्मी बेड भी बना रखे हैं अपने खेत पे जा कर के। उनमें केंचुआ डाल के एक वर्मी कंपोस्ट इकाई भी डाल रखी है, तो उसमें हम जो वर्मी कंपोस्ट खाद भी ले लेते हैं। बाकी का और भी बचा गोबर है, उसको अपनी तूड़ी है, उस तूड़ी के ऊपर गोबर डाल के पानी का छींटा दे करके इस तरीका का खाद बना के, तो हम वैसे जो खाद हैं हमारे यूरिया, डीएपी, उनसे निजात पा रहे हैं। मतलब उनको हम बहुत कम उपयोग करते हैं, या इसलिए तो हम पशुपालन ज़्यादा रखते हैं। भैंस भी हम अच्छी नस्ल रखते हैं जो 10 लीटर से 15 लीटर तक दूध देती हैं बाहर से। भैंस भी 10-12 हैं हमारे पास, और गाय भी है, गाय भी रखी, गिर, साहिवाल 2 नस्ल की गाय भी पाली हमने। राम भरोसे जी वाकई मल्टी टैलेंटेड किसान हैं। इनकी खूबियां यहीं खत्म नहीं होती। इन्होंने अपनी सूझबूझ से बायोगैस प्लांट का भी निर्माण कराया है और इससे इन्हें किस तरह से लाभ हो रहा है, आइए जानते हैं।
राम भरोसे जी की पशुशाला और घर के बीच बने बायोगैस प्लांट ने हमारा ध्यान खींचा। अब तक यही लग रहा था कि केवल वर्मी कंपोस्ट में ही गोबर का प्रयोग हो रहा है, लेकिन इस भूमिगत बायोगैस प्लांट के बारे में जानने के लिए हमने राम भरोसे जी से चर्चा की, तो उन्होंने बताया कि घर में खाना इसी की गैस से बनता है। इतना ही नहीं, और भी कई काम है जिसमें इस गैस का इस्तेमाल कर लिया जाता है। वहीं बची स्लरी फसलों के काम आती है। एक दिन ऐसे हम वहाँ गए पूसा, नई दिल्ली, एक मेला देखने थे। तो पूसा में हमने वहाँ एटक पे वहाँ एक बायोगैस लगा हुआ था। तो हमने देखा, हमने उनसे पूछा, मैंने सर ये कहाँ से कौन लगाता है? तो हमारे साथ हमारे डॉक्टर साहब थे सरसों अनुसंधान केंद्र वाले, अशोक शर्मा जी। तो उनसे हमने रिक्वेस्ट किया, सर मैंने कि हमको भी लगवानी है। तो उनने हमें डॉक्टर साहब दवास जी का नंबर दिया दिल्ली। तो हम दवास जी से जाके मिले, उन्होंने कहा हम आपको बायोगैस लगवा देंगे। तो उनने वहाँ से हमारे पास एक मिस्त्री भेजा, संतराम नाम का। आज तो वो बेचारा नहीं है, कोरोना में चला गया। तो उसने हमारे यहाँ 5 बायोगैस लगाई। और ये जो मेरी बायोगैस लगाई, ये ऐसी शायद मैंने तो भारत देश में कहीं देखी नहीं है। और बायोगैस बहुत ऊंची और हाइट वाली है, मेरी बिल्कुल भूमिगत है। इसके ऊपर कुछ भी ना तो जो पता है कि यहाँ बायोगैस है, पशु भी उसके ऊपर बंधे हुए हैं, ना कोई जगह वेस्टेज हो रही है। और मेरी तो अच्छी सुचारू चल रही है। 6 घन मीटर की गैस है, पूरा घर का काम कर लेते हैं। LPG अपना सिलेंडर है। जब से बायोगैस लगाई मैं तो काम भी नहीं लेता हूँ। कार्यक्रम सफल किसान में अब तक आपने जाना हमारे आज के सफल किसान राम भरोसे जी क्या कुछ कर रहे हैं, लेकिन भविष्य को लेकर इनकी क्या रणनीति है ये भी कम दिलचस्प नहीं। इसके बारे में बताएंगे आपको एक और छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम सफल किसान। ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको बताया था कि आगे हम आपको राम भरोसे जी के भविष्य की रणनीति के बारे में बताएंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि सरसों के वैल्यू एडिशन को लेकर इनकी क्या योजना है। यहाँ के ज्यादातर किसान खाना बनाने में सरसों के तेल का ही प्रयोग करते हैं, जो सेहत के लिहाज से काफी अच्छा भी है। लेकिन इसी विचारधारा को राम भरोसे जी एक बड़ा रूप देना चाहते हैं, जिसके लिए वो एक तेल मिल लगवाना चाहते हैं, जिससे उनके साथ जुड़े किसान वैल्यू एडिशन करके बढ़िया लाभ कमा सके। तो आपने जाना कि सरसों के मूल्य संवर्धन को लेकर राम भरोसे जी क्या सोचते हैं, लेकिन इस बारे में विशेषज्ञ की क्या राय है, आइए अब ये भी जान लेते हैं। राजस्थान में 2 तरह की के लिए एक छोटा स्पेलर लगाया हुआ है, जो कि ये दिखाने का इसका उद्देश्य ये है कि किसान नई तकनीकी के बारे में जान सकें और सिर्फ सरसों के ऊपर निर्भर न रह करके एक छोटा मिनी स्पेलर लगा सके। यहाँ पर आप पीछे देखेंगे मेरे इसमें एक 6 वोल्ट का और छोटा स्पेलर लगाया हुआ है। हमारे यहाँ पर सरसों अनुसंधान निदेशालय में सरसों की खेती होती है, जिसमें कि ऑर्गेनिक सरसों भी खेती होती है। हमारा उद्देश्य है कि सभी किसान भाइयों को और आम जनता को एक जानकारी हो सके कि शुद्ध तेल कैसे मिल सकता है। तो इसमें हम लोग प्रयास करते हैं कि यहाँ पर सरसों, जैसे काली सरसों और पीली सरसों 2 तरह की सरसों होती है। इसमें हम काली सरसों से काली सरसों का तेल निकालते हैं और पीली सरसों से पीली सरसों का तेल निकालते हैं। यहाँ पर निकालने के बाद में इसको हमने देखा
कि सरसों डायरेक्ट बेचने से अच्छा है कि इसका तेल अगर निकाल के बेचा जाए तो किसान भाइयों को अच्छी आमदनी एक प्राप्त हो सकती है, जो कि सरसों का तेल अगर शुद्ध निकलता है तो जो कि शुद्ध स्वास्थ्य के लिए भी काफ़ी लाभप्रद माना जाता है। इसमें हमने देखा है कि ये 6 वोल्ट के स्पेयर लगाने से एक 5 घंटे जब रनिंग में इसमें काम करते हैं तो हम इसमें से जब 5 घंटे हम इसको लगातार इससे काम करेंगे तो हम इससे 2.5 कुंटल सरसों एक साथ में पिलाई कर सकते हैं, और 1 कुंटल में करीब लगभग 38% तेल निकलता है, जो कि काफ़ी अच्छा माना जाता है। 38% तेल में से 30% तेल शुद्ध निकलता है और 8% जो कि हमारी ये खली है इसमें आ जाता है। खली में कोई, और इस तेल में सबसे अच्छा ये है कि किसी तरह की कोई मिलावट इसमें नहीं की जा सकती है। इस पे भारत सरकार सभी इस पे सब्सिडी भी दे रहे हैं, जो कि हर संभवतः ये प्रयास कर रहे हैं कि आगे से आगे किसान भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। सरसों अनुसंधान केंद्र किसानों को बीज उत्पादन के लिए प्रेरित कर रहा है, जिससे कई किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। किसान बीज उत्पादन के जरिए किस तरह से अच्छी आमदनी ले सकते हैं, आइए जानते हैं केंद्र के निदेशक से। ये सरसों अनुसंधान निदेशालय राई सरसों के क्षेत्र में देश में अपने आप में अकेला संस्थान है जो राई सरसों के विकास पर पूरे देश में काम कर रहा है। और हम पूरे देश में राई सरसों के विकास के लिए हमारे जो अखिल भारतीय समन्वित राई सरसों परियोजना है, उसके अंतर्गत हम कुल 24 वॉलंटरी सेंटर और 22 कोऑर्डिनेटेड सेंटर के थ्रू 25 राज्यों में हम काम कर रहे हैं। और इस निदेशालय ने अपनी स्थापना 1993 के बाद से लगातार राई सरसों की बहुत सारी उन्नतशील प्रजातियां दी हैं। और हम बात करेंगे अगर पिछले 7-8 सालों में, तो हमने करीब 80 प्रजातियां राई सरसों की अधिक उपज देने वाली और अलग अलग क्षेत्रों के लिए उपयुक्त प्रजातियों का विकास किया है। इसके साथ साथ संस्थान और सारे शोध कार्यों में लगा हुआ है किस तरह से हम प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज़ को, जो उत्पादन तकनीकी है उसको किस तरह से इम्प्रूव करें, प्रोटेक्शन जो हमारा फसल संरक्षण की तकनीकी है उसको किस तरह से बेहतर बनाए, जिससे किसान भाई राई सरसों की खेती से ज़्यादा लाभ ले सकें। संस्थान इसके अलावा बहुत सारे कार्यक्रम चलाता है। हमारे यहाँ से हम बीज उत्पादन का कार्यक्रम भी चलाते हैं, जो पार्टिसिपेटरी मोड में हमारे जो किसान भाई हैं, कुछ जो बीज उत्पादक किसान भाई हैं, उनके साथ जुड़ करके हम बीज बनाते हैं जो किसानों को सस्ती दाम पे उपलब्ध कराया जाता है। और इसके लिए हमारा सितंबर के द्वितीय सप्ताह पूरा जो पखवाड़ा रहे उसमें हम बीज पखवाड़े का आयोजन करते हैं। इसके अलावा संस्थान जो युवाओं को, जो बेरोजगार युवा हैं, उनको किस तरह से कृषि से और ख़ास करके सरसों की खेती से जोड़ा जाए, उसके लिए जो आस्की एक प्रोग्राम, उसके अंदर हमने सीड प्रोडक्शन के लिए ट्रेनिंग देते हैं, ताकि जो यहाँ से युवा जो ट्रेनिंग लेके जाएं वो अपने लोकल स्तर पर जो है ना वो सरसों का बीज उत्पादित कर सकें, अच्छा बीज उत्पादित कर सकें और उसको किसानों को मुहैया कराएं और उससे उनको आमदनी बढ़े। इसके साथ साथ हम लोग सरसों आधारित जो मधुमक्खी पालन का व्यवसाय, बहुत अच्छा व्यवसाय है और इसमें हम लोगों ने जो इकोनॉमिक्स निकाली है इसकी, तो एक जो कॉलोनी के अंदर, एक कॉलोनी के साथ सीजन में जो हमारी सरसों की जो फसल है उसके सीजन में तकरीबन 4,000 से 4,500, कई बार 5,000 रुपये तक की आमदनी, अतिरिक्त आमदनी होती है। और इसमें विभिन्न राज्य सरकारें भी इस पर सब्सिडी भी दे रही हैं। तो हमारा काम ये रहता है कि हम किसानों को जो भी प्रशिक्षण के लिए बुलाते हैं उनको इसका जो मधुमक्खी पालन का विशेष तौर पर प्रशिक्षण ज़रूर देते हैं। और ये जो सरसों आधारित मधुमक्खी पालन है, इससे हमारा जो सरसों का उत्पादन है वो भी काफ़ी बढ़ता है, 10 से 15% तक उत्पादन बढ़ता है। इसके अलावा निदेशालय का ये पूरा प्रयास है कि हम इस राई सरसों की खेती को कहाँ तक पहुँचा सकें देश में अन्य क्षेत्रों में जहाँ पर इसकी अपार संभावना है, खास करके जो धान की खेती के बाद जो खाली ज़मीन पड़ी रहती है। और ये तकरीबन पूरे भारतवर्ष में अगर देखा जाए तो 110 लाख हेक्टेयर एरिया ऐसा है जिसमें धान की फसल के बाद कोई फसल नहीं ली जाती। और ये एरिया जहाँ जहाँ भी है, खास करके नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं हमारे पूर्वोत्तर राज्य हैं, वहाँ पे है, पूर्वी उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, कर्नाटका है, तेलंगाना है, तो इनमें हम राई सरसों को ले जा रहे हैं। इसके लिए कुछ योजनाएं भी हमारी हैं, जैसे आसाम में काफ़ी एरिया में हम लोग काम कर रहे हैं, जो एक विश्व बैंक पोषित परियोजना है अपार्ट, उसके अंतर्गत सरसों अनुसंधान निदेशालय एक नॉलेज पार्टनर के रूप में काम कर रहा है। और हम आसाम के 15 ज़िलों को हमने चिन्हित किया है
और वहाँ पे राई सरसों की खेती को हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं। इसके लिए बहुत बड़े पैमाने पे हम लोग फ्रंट लाइन डिमॉन्स्ट्रेशंस लगाते हैं, किसानों को ट्रेनिंग करते हैं, मास्टर ट्रेनर्स को ट्रेन करते हैं, लिटरेचर भी जो प्रसार से रिलेटेड लिटरेचर है उसको भी हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं। इसके अलावा कुछ और एक्टिविटीज़ है, किसान मेला है, फील्ड डे है, तो ये सारे आयोजन करते हैं और किसानों को उनकी जो क्षमता का है उसको विकास करना है, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए। तो देखा आपने हमारे आज के सफल किसान कितने मजबूत इरादे के हैं। राम भरोसे जी की खेती भगवान भरोसे नहीं चल रही, बल्कि इनकी सूझबूझ से सफल हो पाई है। हमें उम्मीद है कि सफल किसान का आज का ये कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। कार्यक्रम के बारे में अपने विचार आप हमारे साथ जरूर साझा करें। आप हमें ईमेल भेज सकते हैं। ईमेल आईडी है safalkisan@gmail.com। आप चाहें तो हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता है सफल किसान, कमरा नंबर 77, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। इसी के साथ सफल किसान की आज की कड़ी में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे लेकर एक और कामयाबी की दास्तान। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।